बहू अब तो उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है। अब क्या 12 बजे उठेगी? मम्मी मम्मी मेरा स्कूल बैग कहाँ है? मुझे देर हो रही है। तेरी माँ को कोई फिक्र है क्या? तू स्कूल जाए या ना जाए, मैं देती हूँ तेरी बैग। रुक जा। इंद्राणी चंदू की बैग ढूंढकर उस पर कॉपी किताब डाल देती है। पहले अपने बच्चे पालो, अब इनके बच्चे भी पालो। आया ही बना कर रख दिया है मुझे। हाय रे फूटी किस्मत। सोचा था बहू आएगी तो आराम करूँगी, लेकिन काहे का आराम, 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। चंदू को टिफिन और स्कूल बैग देकर इंद्राणी उसे स्कूल भेज देती है। तभी पंकज कहता है, माँ मुझे और पापा को भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता दे दो ना। हाँ, अब तो मेरा यही काम रह गया है ना, किसी को नाश्ता दो, किसी को टिफिन दो। अरे कैसी बहू लाया है, कोई काम ही नहीं करती है। कैसी बहू क्या, आप ही ने तो ढूंढी थी, मैं थोड़ी ना ढूंढ कर लाया था। आप ही की पसंद है, अब आप ही झेलो, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अरे ठीक है, अब तुम मुझे मत सुना। इंद्राणी पंकज और विष्णु को नाश्ता देती है और दोनों बाप बेटे अपनी दुकान चले जाते हैं। फिर भी मजाल है कि रमा उठ जाए। इंद्राणी बैठी बैठी एक टक घड़ी देखती रहती है। इंद्राणी अपनी इकलौते बेटी की शादी रमा से करवाती है और ये सोचती है कि शादी के बाद तो वो आराम से रहेगी। लेकिन उसकी किस्मत फूटी होती है। रमा जो कि पंकज से शादी करके उसकी बहू बनकर उसके घर आती है और पूरा दिन पूरी रात सोई रहती है, और उठती भी है तो इतनी देर से तब तक आधा दिन पार हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और रमा एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम चंदू रखती है। चंदू के पैदा होने के बाद भी रमा की हरकतें नहीं बदलती और वो अभी भी देर से ही उठती है। चंदू का पालन पोषण भी इंद्राणी को ही करना पड़ता है और अब चंदू स्कूल जाने लायक हो जाता है। फिर भी रमा खुद की आदत बदलने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि चंदू क्या खाएगा, क्या पिएगा। घड़ी देखती देखती इंद्राणी थक जाती है और कहती है, किस्मत फूटी है मेरी, लगता है मुझे ही चाय बनाकर बहू को उठाना होगा। हाय, इस बुढ़ापे में क्या क्या करना पड़ रहा है। इंद्राणी चाय बनाकर रमा के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू ये ले चाय पी ले, तेरी बेटी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तभी अंगड़ाई लेती हुई उबासी भरती रमा उठते हुए कहती है, मुझे तो नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है। जल्दी उठा दिया सासू माँ आपने तो। जल्दी उठने से ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है, आपको पता तो है। ये सुबह है, अरे बहू 12 बज गए दोपहर के, सब यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं सब छोड़िए सासू माँ, चाय ठंडी हो रही है। ओह, मुझे चाय का आनंद लेने दीजिए। हाँ पियो पियो, हमें तो कभी चाय नसीब ही नहीं हुई। मेरी सास तो मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया करती थी। लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। लव यू सासू मॉम। रमा नहा धोकर बैठ जाती है और एक काम को करने में ही पूरा दिन लगा देती है। इंद्राणी अब रमा से दुखी थी। वो अपनी एक सहेली राधा को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती। ये तो बहुत भारी समस्या है, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ज़िंदगी भर तू इसी तरह बहू के लिए बेटी बनाती रह जाएगी। कुछ ऐसा कर जिससे वो खुद ही सुबह उठने पर मजबूर हो जाए। हाँ ठीक कहा तुमने। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अब रोज़ रोज़ इंद्राणी बहू को उठाकर परेशान थी। ऐसा क्या करूँ जो बहू जल्दी खुद ही उठ जाए। उसे अपने मायके वालों से बहुत प्यार है, खासकर अपने भाई से। राखी भी आ रही है। इंद्राणी पंकज को फ़ोन करके उसके प्लान के बारे में बताती है। पंकज इंद्राणी का साथ देने को राज़ी हो जाता है और रात को घर आकर रमा से कहता है, अरे रमा तुम ये सब में कहाँ बिजी हो? आज तुम्हारे भाई का फ़ोन आया था, कह रहा था कल सुबह की 4 बजे की गाड़ी से वो आ रहा है। अपने भाई के स्वागत के लिए कुछ तैयारी नहीं करोगी? वाह, मेरा वीरा आ रहा है क्या? ढोलीडा ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मने हिचलेवी से हिचलेवी। रमा गाते हुए नाचने लगती है। तब पंकज कहता है, नाचती ही रहोगी या कोई तैयारी भी करोगी? हाँ, कर तो रही हूँ, मेरा वीरा जो आ रहा है।
रमा रसोई में जाती है और फटाफट निमकी, कचौड़ी और 2-4 चीज़ें बनाने लगती है। अब जल्दी से सो जाती हूँ ताकि सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। रमा अलार्म क्लॉक लगा देती है। फिर पंकज और अपने फ़ोन में भी अलार्म सेट कर देती है। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, रमा उठ जाती है और फटाफट नहा धो लेती है। रमा को इतना जल्दी उठता देख इंद्राणी और विष्णु के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरा आइडिया काम कर गया, वाह जी वाह। रमा पंकज को कहती है, उठो जल्दी उठो, मेरा वीरा आ रहा है। स्टेशन लेने उसे नहीं जाओगे क्या? पंकज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम इतनी जल्दी उठ गई? ये क्या हो गया? सूरज कहाँ से उगा है आज? अरे सूरज कहीं से भी उगा है, तुम स्टेशन जाओ ना अभी। पंकज हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, मैंने तो मजाक किया था, तुमने तो सच्ची समझ लिया। लेकिन चलो जो भी हो, मेरा मन खुश हो गया। एक छोटे से झूठ के कारण तुम्हें जल्दी उठता देख तो लिया, वरना ये मुझे नसीब में कहाँ होता। क्या मेरा वीरा नहीं आ रहा है? रमा मुंह बनाकर बैठ जाती है, लेकिन पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। बहू जाग गई। मम्मी मम्मी, आज मेरा बैग और मेरा टिफिन तुम लगा देना। हाँ मेरा बच्चा। रमा चंदू के लिए टिफ़िन बनाती है और उसका बैग भी तैयार करती है और फ़ौरन सबके लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार कर देती है। अब रोज बहू के हाथों का खाना खाने मिलेगा। तुम्हारे दिन तो फिर गए इंद्राणी। मैं भी आज बहुत दिनों बाद खुश हूँ। 6 साल में पहली बार बहू के हाथ का नाश्ता खाने को नसीब हुआ है। हे भगवान, राधा का भला हो जिसने मुझे ये बुद्धि दी। नाश्ता करके पंकज और विष्णु रोज़ की तरह दुकान चले जाते हैं। इधर खुशी के मारे शाम को इंद्राणी अपने घर में पार्टी रख देती है, जिसमें अपने कुछ रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाती है। क्या बात है, आज अचानक से किस खुशी में पार्टी दे रही हो इंद्राणी? अरे खुश तो ऐसी हूँ कि पूछो मत। ये समझ लो आज जाके मैं सास बनी हूँ। वैसे पार्टी करने के लिए कोई वजह थोड़ी ना ज़रूरी है, जब मन किया कर लो। सभी पार्टी में खूब नाचते गाते हैं। रमा को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी सास ने पार्टी क्यों रखी। सब खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। इंद्राणी अब निश्चिंत हो जाती है और रात को सोते वक्त विष्णु से कहती है, अब मैं बेफिक्र होकर आराम से मर पाऊंगी कि मेरी बहू अब मेरी जिम्मेदारी संभाल लेगी। कल ना मैं आराम से देर से उठूंगी। हाँ, अभी से बता रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम बहू की तरह मत हो जाना। चलो अब नज़र मत लगाओ। इंद्राणी सो जाती है और अगले दिन चंदू आकर इंद्राणी को उठाने लगता है। दादी माँ, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन और बैग ला दो ना। इंद्राणी हड़कते हुए उठती है। अरे क्या हुआ बच्चा? तेरी मम्मी कहाँ है? वो तो सो रही है, आप जानती हो ना मम्मी को कोई नहीं उठा सकता। इतने में पंकज वहाँ आकर कहता है, माँ आप भी सो रही हो? रमा तो अभी तक सो रही है। सारे प्लान पर पानी फिर गया है। वो तो 3 अलार्म लगाने पर भी नहीं उठ रही है। मैं देखती हूँ। इंद्राणी रमा को उठाने जाती है। अरे बहू उठ जा, सूरज सर पर चढ़ गया है। मैं आज शाम से पहले नहीं उठने वाली, मुझे अपना कल का कोटा भी पूरा करना है, सोने दो मुझे। रमा की बात सुनकर इंद्राणी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपना माथा ठोक लेती है। ये क्या? वो कैसे? अरे ये क्यों? कुछ भी ना, ये हम नहीं, ये तो है आदत गुनगुन की, जिसे हर बात पर अपनी बात करने का शौक होता है। बहू तुझसे कितनी बार कहा है, जो बात तेरे काम की नहीं है उसके बीच में अपनी राय मत दिया कर। क्या तुझे इतनी बात समझ में नहीं आती? और तू दूर क्यों नहीं रह सकती किसी बात से? तो माँ जी, क्या हुआ अगर मैंने अपनी राय दे दी? क्या पता आपको इससे ही कुछ अच्छा आइडिया मिल जाए। वैसे भी कौन सा पैसे ले रही हूँ मैं आपसे इस काम के। हाँ, पैसे? अरे अगर तुम पैसे दो ना तो भी तुम्हारी कोई सलाह ना लूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम बिना बात जाने जो राय देती फिरती हो ये हमारी मदद करता है? तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये हमारी परेशानी और बढ़ाता है और कुछ नहीं। अच्छा वो कैसे? माँ जी ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी। मेरे जैसे समझदार की राय तो कितना मायना रखती है। इससे तो बहुत करना ही बेकार है। माँ तू भी रहने दे, अपना काम कर। अपना कौन सा काम? मुझे कोई बताएगा, शायद मैं कुछ मदद कर दूं।
यह भी बता दो। अरे बस कर बेटा, तू इसके साथ अपना वक्त बर्बाद मत कर, जा ऑफिस जा। शाम को फिर किसी बात पर बहू की उंगली उठ जाती है। मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा, एक बार कोशिश करके देखो। माँ, मैंने सब तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन नहीं हो रहा है। रुको, मैं कुछ और देखता हूँ। एक बार और करके देखो ना, अब हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना। माँ, इसमें कोई खाना नहीं बनाना है। जो एक बार खराब हो गया है तो दूसरी बार करने पर सही हो जाएगा। ये मैथ्स है। इस तरह करने से जब आंसर नहीं आए तो दूसरी बार करने से कैसे आ जाएगा। अब प्लीज रहने ही दो मम्मा। अरे लेकिन तू एक बार कर तो सही, क्या पता तुझको तेरा जवाब सही मिल जाए। वैसे भी मेरी बात को कभी हल्के में मत लेना बेटा, तू जानता ही क्या है मेरे बारे में। देखिए मम्मा, मैं इस सवाल को इस तरह पहले करके देख चुका हूँ और जवाब सही नहीं आया। मैंने उसे 2-3 बार ठीक से देख लिया, इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी आंसर सही नहीं निकल रहा। आपके कहने से क्या सही आंसर निकल आएगा? हाँ, क्यों नहीं। माँ, पहली बात, आपको जिसके बारे में पता नहीं आप उसके बारे में मत बोला करे ना। और मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है, तुम प्लीज मत दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। कोई अपनी माँ से इस तरह बात करता है क्या? अरे बहू, क्यों उसे परेशान कर रही है? पढ़ने देना। मैथ्स तो तेरे लिए भी काला अक्षर भैंस बराबर है। क्यों? माँ जी, मैं सिर्फ इसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन ये लड़का है कि मानता ही नहीं है। वैसे भी तीसरी तक थी ना मेरे पास गणित। पर माँ, मैं 7वीं में हूँ और आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए। मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, प्लीज। ऐसा नहीं है कि गुनगुन घर वालों की हर बात पे उंगली करती ही थी, वो तो घर से बाहर आस पड़ोस की बातों पर भी उंगली करती थी। हाँ, ऐसे तो होना ही था उसके साथ। वैसे भी तभी हमारे उड़ते तीर पकड़ने वाली बहू आ जाती है। काकी, किसके साथ और क्या होना था, मुझे भी बताइए। यहाँ किसके बारे में बात चल रही है, शायद मैं अपनी राय रख सकूं। किसी के बारे में नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही। तू किस वक्त आई पता ही नहीं चला। वो तो मैं छुपी थी ना। वैसे अभी अभी बताइए ना, किसके बारे में बात हो रही थी? कहीं आप मेरी तो बुराई नहीं कर रही थी ना? हाँ, इसीलिए मुझे बताने से डर रही हैं। मेरी राय मायने नहीं रखती क्या? अरे नहीं नहीं, बस बहू, वो हमारी कुछ आपस की ही बात है। अब हर बात के बारे में तुम्हें पता हो ये ज़रूरी तो नहीं ना। वैसे भी तेरी उम्र में और हम लोगों की उम्र में फ़र्क है। सभी बहू को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। अरे, मैंने इनसे कुछ पूछा और ये सभी लोग मुझे बिना बताए चली गई, लेकिन क्यों? लगता है कुछ ज़्यादा ही होशियार हो रहे। मेरी होशियारी के बारे में जानते नहीं है। बहू के बात बात पे उंगली करने पर सभी बहू से दूर भागने लगते हैं और बहू को बुरा लगता है। माँ जी, मुझे समझ में नहीं आता, इन दिनों सभी लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? मुझसे कुछ हुआ है क्या? आप अपनी राय रखें। वैसे ये क्या है, क्या बना रही हैं आप? बताइए, शायद मैं कोई मदद करूं। एक तो ये ना हर बात पर ना क्या कर, दूसरा ये जो बात बात पे उंगली करती है ना, वो करना छोड़ दे। ये लोग तुझसे दूर भागना छोड़ देंगे। अरे उड़ते हुए तीर पकड़ने की कोशिश क्यों करती है बहू? मैंने ऐसा कब किया? वैसे माँ जी, कुछ भी, हाँ, ऐसी वजह थोड़ी ना होती है लोगों का मुझसे दूर भागने की। अच्छा, ये जो तू बिना बात पूरी जाने अपनी राय देने लगती है, लोगों को भाषण देने लगती है, इससे लोग चिढ़ते हैं और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। बात को पहले सुना समझा कर। अच्छा, तो मैं ऐसा ही तो करती हूँ। ठीक है माँ जी, आज की बात ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर में पति घर आता है। गुनगुन, ये तुमने क्या किया? कुछ कर रही थी तो करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है बहू पे? माँ, आप ही इससे पूछिए। मैं तो इसकी इन हरकतों से परेशान हो गया हूँ। मेरे बॉस से फोन करके कह रही है मुझे कुछ दिनों के लिए ब्रेक दे दे। हाय रे, तेरे बॉस को क्यों फोन कर दिया इसने? और फिर उन्होंने क्या कहा? अरे कहना क्या है, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। अब क्या करूं? वैसे ही मार्केट में ज्यादा वैकेंसी है नहीं, ऊपर से इसकी ये हरकत।
वो माँ जी कुछ नहीं, ये आजकल ऑफिस से ज़्यादा काम कर रहे थे और रोज थक जाते थे। कल कह रहे थे काश कुछ दिनों के लिए आराम की छुट्टी मिल जाती, तो मैंने इनके बॉस को आज सुबह फ़ोन करके छुट्टी के लिए बोल दिया। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? अब देखो नौकरी मेरे लिए। और माँ, आपको पता है बॉस ने मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं दी, हमेशा के लिए छुट्टी दे दी, वो भी इसकी वजह से। पहले तो ये सिर्फ घर की हर बात पे उंगली करती थी, अब ये मेरे काम पर भी। परेशान हो गया हूं मैं इससे। अरे मैंने गलत क्या किया? तुम रोज इतना थक जाते थे और तुम रोज बोला नहीं करते थे मैं आज बहुत थक गया हूँ, तो मुझे लगा तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मुझे क्या पता था कि हमेशा के लिए ब्रेक। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी चिंता करना छोड़ो और अपनी करो। और मेरे बॉस का नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारे फोन से निकाला। कितनी बुद्धिमान हो ना मैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे बॉस को फोन करके बोलती हूँ कि तुम गुस्सा हो रहे हो, वापस काम पर बुला ले। अरे बेटा, इसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है, यह नहीं सुधर सकती। प्रिया बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की है। उसकी सुंदरता को देखकर सब उसकी ओर एक बार तो जरूर देखते, लेकिन उसकी खुजली की बीमारी के कारण कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई उसे दोस्त बनाता। बचपन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन प्रिया जैसे जैसे बड़ी होती है उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। सुनते हो, इस शहर में सबको प्रिया के बारे में पता है, यहाँ तो उसका रिश्ता होना नामुमकिन है। हाँ, मुझे भी यही चिंता दिन रात सताती रहती है, इसलिए सोच रहा हूँ कि किसी नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हमें कोई ना जानता हो। सही कहा, अब यही करना होगा। सुशीला, रंजीत और प्रिया मंजू के घर बनारस जाते हैं, जो कि रंजीत की दूर की मौसी है और उसने कभी प्रिया को देखा नहीं है। बिटिया बड़ी हो गई है, इसे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इतनी सुंदर जो है। मौसी जी, अब आप ही लड़का देखिए ना इसके लिए। हाँ हाँ, अब जब तक इसकी शादी नहीं लग जाती ना, तुम लोग यहीं रहोगे। मंजू जोरों शोर से प्रिया के लिए लड़का देखने लगती है। एक रोज मंजू प्रिया से कहती है, प्रिया एक ग्लास पानी तो देना बेटा। हाँ जी, अभी देती हूँ। प्रिया अपने पैरों में खुजली करती है और उसी हाथ से मंजू को पानी देती है। तब मंजू कहती है, ये क्या किया तूने? खुजली वाले हाथ से ही पानी दे दिया। इस पानी को तो मैं हाथ तक ना लगाऊं। इस तरह से ससुराल में तुझे कौन रखेगा? प्रिया मंजू से कुछ नहीं कहती। दिन बीतने लगते हैं और मंजू देखती है कि प्रिया जब देखो खुजली ही करती रहती है, कभी सर पे तो कभी हाथ पैरों पर। एक रोज प्रिया अपने सर पर खुजली कर रही होती है और उसके हाथ में जू आ जाता है। प्रिया जू को मार देती है और उसी हाथ से आटा लगाने लगती है। इन सब से मंजू का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है, राम राम राम, घोर कलयुग है भाई, ऐसा गंदा काम मेरे घर में मत करो। सुशीला, ये क्या कर रही है तेरी बेटी? मेरी पूरी रसोई को खराब कर दिया तुमने। ये आटा बाहर फेंक कर आओ। मौसी जी, गुस्सा थूक दीजिए, प्रिया बच्ची है अभी। तुम लोगों ने मुझसे छुपाया कि इसे खुजली की बीमारी है। जब से ये यहाँ आई है मुझे खुजली आने लगी है। ये मुझे भी बीमारी दे जाएगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अरे नहीं नहीं मौसी जी, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, मैं और ये भी तो रहते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह मेरी प्रिया की शादी करवा दीजिए, फिर हम दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, कल ही मैं लड़के वाले को बुलाती हूँ। अगले दिन मंजू लड़के वाले को बुलाती है और उधर सुशीला प्रिया से कहती है, बेटी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू लड़के वालों के सामने कोई खुजली वाली हरकत मत करना, नहीं तो अपनी माँ को मरा समझना। माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? सुशीला प्रिया के हाथों में मिर्ची लगा देती है ताकि वो लड़के वालों के सामने कितनी भी खुजली आ जाए, मिर्ची के डर से खुजली ना कर सके। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और प्रिया को देखकर पसंद कर लेते हैं।
जल्दी से शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम भी चाहते हैं कि प्रिया जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। मोहित और प्रिया की शादी हो जाती है, लेकिन उफ, ये खुजली प्रिया का पीछा ही नहीं छोड़ती। शादी की पहली रात जैसे ही मोहित प्रिया के पास बैठता है, प्रिया जहां तहां खुजाने लगती है। प्रिया माथा खुजा खुजा कर अपने बालों को नोच लेती है। अरे आज हमारी सुहाग रात है, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, मूड ही पूरा खराब कर दिया तुमने। प्रिया रोने लगती है और मोहित कमरे के बाहर जाकर सो जाता है। अगले दिन जब प्रिया की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें आती हैं, बहू तो चांद का टुकड़ा है, आओ आओ बहन, अब मुंह दिखाई शुरू करते हैं। औरतें मुंह दिखाई चालू करती हैं और जैसी जैसी मुंह दिखाई होती जाती है, इधर प्रिया को खुजली आने लगती है और वो खुजाने लगती है। खुजा खुजा कर प्रिया के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसके बाल भी बिखर जाते हैं। चांद पे दाग इसकी हालत देखो, बहू नहीं खुजली की दुकान आई है। सही कहा है किसी ने, सब कुछ नहीं मिलता एक साथ, अच्छा ही चुना लगा पिंकी को। औरतें चली जाती है, लेकिन पिंकी प्रिया से कुछ नहीं कहती। प्रिया खुजाती हुई रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रोटी बेलते वक्त प्रिया बेलन से ही खुजली करने लगती है और वही रोटी पिंकी को लाकर देती है। अब पिंकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाती हुई कहती है, बहू आकर घर में उजाला करती है, लेकिन तुमने मेरे घर में अंधेरा कर दिया। अब क्या हमें बीमार करना चाहती हो खुजली वाला खाना खिलाकर? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। पिंकी प्रिया को एक कमरे में बंद कर देती है। आज से तुम यहाँ रहोगी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। प्रिया अपने नसीब को कोसती हुई पिंकी की बात मान लेती है। अब खाना पीना सब प्रिया को उसके कमरे में ही मिल जाता। उधर पिंकी मोहित के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज मोहित को पता चलता है कि उसे कोरोना हो गया है, इसीलिए उसे अलग कमरे में बंद करवा दिया जाता है। कोई भी ना उससे मिलता है और ना ही उससे बात करता है। जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि मोहित की हालत नाजुक है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और मोहित के पास चली जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। इस बीमारी में लोग मर भी जाते हैं, बाकियों की तरह तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में खत्म होने लायक कुछ रहा ही कहाँ है। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम ही पर खत्म होती है। एक लड़की के लिए उसके पति की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रिया उसकी सेवा में जुट जाती है और जल्द ही मोहित ठीक हो जाता है। तुमने तो चमत्कार कर दिया। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए थे, वैसे तुमने भी मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो प्रिया, इस घर में मैं तुम्हें बहू का अधिकार दिलवा कर रहूंगा। मैं बंद कमरे में ही ठीक हूँ। मेरे कारण आप लोगों की इज्जत खराब हो रही है। जब मोहित प्रिया को लेकर सबके सामने आता है, मोहित को देखकर पिंकी खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा बेटा वापस आ गया। अरे कल मोहित, छोड़ मेरे बेटे का हाथ, जा कमरे में वापस चली जा। क्या तू मेरे बेटे को खुजली का रोग देना चाहती है? प्रिया रोती हुई जाने लगती है, लेकिन मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ, प्रिया आज से हमारे साथ ही रहेगी। भगवान ने नहीं, प्रिया ने मुझे बचाया है। जिस समाज के कारण आप प्रिया को मुझसे दूर कर रही हैं, वही समाज मुझे देखने तक नहीं आया जब मुझे कोरोना हुआ था। आप तक मेरे पास नहीं आई माँ। मुझे खुजली होती है तो हो जाए, लेकिन प्रिया इस घर में अपने पूरे अधिकार के साथ हमारे बीच रहेगी। मोहित की बात सुनकर पिंकी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। होनी होती तो अब तक हम सबको खुजली हो गई होती। मैंने इस समाज के डर से अपनी बहू को इतने दुख दिए और उसी ने मेरे बच्चे को अपनी जान पर खेल कर बचाया। मुझे माफ कर दे प्रिया। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं। तीनों साथ रहने लगते हैं और प्रिया की जिंदगी संवर जाती है।